नमस्कार। आज का डीप डाइव हमें ले जा रहा है डॉक्टर रामनिवास मानव की काव्य दुनिया में। खास तौर पर हम उनके हाइकू संग्रह शेष बहुत कुछ इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास एक शोध प्रबंध का अंश है जो उनके काम को समझने में हमारी मदद करेगा। तो मिशन ये है कि ये जो छोटी सी काव्य विधा है हाइकू, इसके जरिए डॉक्टर मानव ने भारतीय जीवन के किन पहलुओं को छुआ है इसे जाने। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइकू ये नाम सुनते ही जापान याद आता है, और वो 3 पंक्तियां 5-7-5 अक्षर वाला नियम। लेकिन यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है ना। हाँ बिल्कुल। स्रोत में भी इस बात का जिक्र है कि डॉक्टर मानव का एक अपना विचार था। उनका मानना था कि हाइकू शायद मूल रूप से भारत का ही कोई छंद रहा हो। अच्छा। हाँ, जैसे त्रिपदी छंद की बात वो करते हैं। शायद ये बौद्ध धर्म के साथ जापान गया और फिर विकसित होकर एक नए रूप में वापस आया। ये तो बड़ी रोचक बात है। हाँ, हालांकि वो कहते थे कि इसके ठोस प्रमाण जुटाने अभी बाकी हैं, पर उनका मानना था कि ढांचा भले ही जापानी लगे, एहसास तो इसमें पूरी तरह भारतीय है। जैसा वो खुद एक हाइकू में कहते भी हैं, जापानी छंद भाव किंतु अपने भरे आनंद। क्या खूब, भाव किंतु अपने। जी, ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि कला कैसे सफर करती है। और ये वाकई कमाल है कि कैसे इन नन्ही सी कविताओं में उन्होंने इतने बड़े फलक को समेटा है। स्रोत बताता है कि 2006 में ये संग्रह आया, शेष बहुत कुछ, और इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, पारिवारिक, आर्थिक, धार्मिक, मतलब हर रंग दिखाई देता है। हाँ, सभी पहलू हैं। पर सवाल ये है कि इतनी छोटी विधा इतने सारे इतने बड़े विषयों के लिए कारगर कैसे हुई? देखिए, यही तो इसकी खूबी है। शायद हाइकू की ये जो संक्षिप्तता है, कम शब्दों में सीधी चोट करने की जो क्षमता है, उसी ने डॉक्टर मानव को आजादी के बाद वाले भारत की जो सच्चाइयां थी, उन पर इतनी सटीकता से टिप्पणी करने का मौका दिया। मतलब कम शब्दों में गहरी बात कहना। अच्छा, समाज में जो गड़बड़ियां थीं, जो पीड़ा थी, जो घुटन थी, उसे आवाज दी। जैसे राजनीति पर उनका ये कटाक्ष देखिए। हाँ। मोटी कमाई देश तो है, बकरा नेता कसाई। अरे बिल्कुल सीधी बात। या फिर ये वाला, धक्कम पेल चल रहा देश में कुर्सी का खेल। तो ये सिर्फ 3 पंक्तियां नहीं है, ये एक तीखा नजरिया है, एक पूरी काव्य दृष्टि है। समझ गई। कम शब्दों में ज्यादा असर। और संग्रह में, जैसा स्रोत में लिखा है, 419 हाइकू हैं और उन्हें अलग अलग हिस्सों में बांटा भी गया है। वंदना, प्रकृति, समाज, गरीबी, नारी। जी। राजनीति के अलावा प्रकृति का भी जिक्र है इसमें। हाँ, और प्रकृति उनके काव्य में सिर्फ, आप कह सकते हैं, बैकग्राउंड नहीं है, वो एक साथी की तरह मौजूद है। बहुत सुंदर चित्रों के रहे हैं, जैसे ये वाला, गोधूली बेला लगा क्षितिज पर रंगों का मेला। वाह, कितना सजीव है ना? या फिर ऋतु बदलने का एहसास, फूटे अंकुर सपने धरती के हुए मुखर। जी। उन्होंने हाइकू को भारतीय माहौल से और उस समय की जो चेतना थी, जिसे युगबोध कहते हैं, उससे बहुत खूबसूरती से जोड़ा है। हाँ। और प्रकृति के ये शांत चित्र समाज की जो उथल पुथल है उसके बिल्कुल विपरीत खड़े दिखते हैं। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। और इसी समाज की उथल पुथल, जो कड़वी सच्चाइयां हैं, वो भी उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के दिखाई हैं। स्रोत हमें इस तरफ भी ले जाता है। निश्चित रूप से समाज में जो पाखंड है, जो भेदभाव है, रिश्तों में जो खोखलापन आ गया है, सब पर उनकी नजर जाती है। उदाहरण के लिए ये हाइकू देखिए, रावण जीता आज भी अपहृत सच की सीता। उफ, ये तो आज के समय पर कितनी बड़ी टिप्पणी है। बिल्कुल। या फिर व्यवस्था पर ये चोट, चोर सिपाहियों नेता अफसर मौसेरे भाई। हाँ, ये भी पढ़ा था। और इंसानी पहचान का संकट भी झलकता है कि कौन अपना है, कौन पराया। चेहरों पर चेहरे ही चेहरे, मैं तुम कौन। ये तो काफी गहरा है। स्रोत में ग्रामीण जीवन की मुश्किलों का भी जिक्र है। ऐसा लगता है कि उन्होंने सिर्फ शहरी मुद्दे नहीं, गांव के दर्द को भी महसूस किया। बिल्कुल महसूस किया। गांव की जो बेबसी है वो इन पंक्तियों में उतर आई है। रोटी की खोज, गांव के गांव यहां मरते रोज। ओह। और गरीबी की जो तस्वीर खींची है वो भी सीधे दिल पर लगती है। देखिए, नाम गरीबी, सुख से कैसा नाता, भूख करीबी। सच में ये हाइकू पाठक को एकदम झकझोर देते हैं। सही बात है। और जैसा कि वर्गीकरण में नारी शीर्षक था, तो जाहिर है महिलाओं की स्थिति पर भी उन्होंने लिखा होगा। हाँ, और बहुत बेबाकी से लिखा है। वो जो आधुनिकता के नाम पर बदलाव आ रहे हैं, उन पर भी उनके नजर है। जैसे मॉडर्न नारी ग्लैमर के कारण खुद से हारी। अच्छा। और समाज की जो क्रूर सच्चाई है उसे भी सामने लाते हैं। गर्भ में हत्या, नारी बहन बेटी कितनी हेठी। ये पंक्तियां उस समय के समाज का आईना है, सचमुच।
जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इसका क्या मतलब निकालें हम? डॉक्टर मानव ने एक तरह से एक विदेशी मानी जाने वाली विधा को अपनाया, उसे भारतीय रंग में ढाला और अपने समय की जो जटिलताएं थीं, विडंबनाएं थीं, भावनाएं थीं, उन्हें बहुत सफलता से व्यक्त किया। शेष बहुत कुछ सिर्फ एक कविता संग्रह नहीं लगता, बल्कि अपने समय का एक दस्तावेज सा लगता है। एकदम सही कहा आपने। ये संग्रह विषय वस्तु और शैली का एक बेहतरीन मेल है और पढ़ने में एक प्रवाह, एक लय भी महसूस होती है। डॉक्टर मानव ने यकीनन हाइकू को भारतीय साहित्य में एक मजबूत पहचान दी है। और यहीं पर मैं वापस उसी विचार पर लौटना चाहूंगा जो डॉक्टर मानव का था, हाइकू के संभावित भारतीय मूल वाला। हाँ, वो जो त्रिपदी वाली बात थी। जी। स्रोत कहता है कि इसके प्रमाण नहीं है, पर यह विचार ही अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। यह हमें इस बात पर सोचने को उकसाता है कि सांस्कृतिक चीजें, सांस्कृतिक रूप कैसे सफर करते हैं, कैसे रूप बदलते हैं और कभी-कभी शायद घर वापस भी लौटते हैं। तो शायद ये जो विदेशी और देशी कला का भेद है, ये उतना साफ है ही नहीं जितना हम अक्सर मान लेते हैं। ये सोचने वाली बात है, बहुत दिलचस्प।